to our channel Chemistry on Fingertips. In this series of lectures, today's video is about Rutherford's atomic model. स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जब बात की जाती है, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझना चाह रहे होते हैं तो कुछ बेसिक थ्योरीज हमारे सामने आती हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन स्टडी किया और लास्ट वीडियो में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स को जब एक्सप्लेन किया जा रहा था तो वहाँ हमने ये बात की थी कि न्यूट्रॉन्स को प्रिडिक्ट किया था रदरफोर्ड ने। सर रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। वह एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली किया जाता हमें ये चीज़ समझाने के लिए कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को एग्जिस्ट करते हैं मतलब एक साथ पाए जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। रेडियो एक्टिव सोर्स जो कि बना हुआ था पोलोनियम और रेडियम से मिलकर, और इस रेडियोएक्टिव सोर्स में से कुछ रेडिएशंस निकल रही थी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल्स जैसा कि हम जानते हैं हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। इस सोर्स से वो रेडिएशंस या हीलियम के न्यूक्लियाई बम्बार्ड करवाए गए एक थिन गोल्ड फॉयल पर। थिन गोल्ड फॉयल जिसकी थिकनेस 0.0004 सेंटीमीटर थी, यानी ये इतनी थिन स्लाइड थी, इतनी थिन प्लेट थी कि इसके सारे के सारे एटम्स सरफेस के ऊपर एक्सपोज्ड थे, यानी वो रेडिएशन से डायरेक्ट इन कांटेक्ट आ सकते थे। और इसके पीछे सर रदरफोर्ड ने एक फोटोग्राफिक प्लेट या एक स्क्रीन रख दी जिसको कोट किया हुआ था जिंक सल्फाइड से। इस स्क्रीन के रखने का मकसद, जैसे कि हम पहले एक्सपेरिमेंट्स में भी पढ़ चुके हैं, कि जब भी कोई रेडिएशन इस स्क्रीन पर स्ट्राइक करेगी तो हमें उस रेडिएशन के बिहेवियर का पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस होगा तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई रेडिएशन फॉल की है। वैसे हम रेडिएशन को आम आँख से नहीं देख सकते, लेकिन उस ग्लो की वजह से हमको पता चलेगा कि यहाँ कोई रेडिएशन फॉल कर रही है। सर रदरफोर्ड ने रेडिएशन का सोर्स लिया जो कि रेडियम या पोलोनियम का था, जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। वो अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉयल पर स्ट्राइक किए और इसके हर एटम से स्ट्राइक करने के बाद इस प्लेट के ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर जाकर फॉल किए, जिसकी वजह से यहाँ ग्लो प्रोड्यूस हुआ और उसको हमने ऑब्जर्व कर लिया। रेडिएशंस के इस स्क्रीन पर फॉल करने के पैटर्न को जब हमने केयरफुली ऑब्जर्व किया तो उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने हैं जो कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस थी। इस एक्सपेरिमेंट में जब हमने इस रेडिएशंस के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया तो हमें दो तरह की चीज़ें पता चली कि ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। मोस्टली पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ से अनडिफ्लेक्टेड मूव कर जाते हैं, यानी उनके रास्ते में कोई हर्डल नहीं आती। ये पार्टिकल यहाँ से आया और ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन में मूव कर गया। लेकिन आउट ऑफ 20,000 particles, only a few were deflected at fairly large angles and very few bounced back on hitting the gold foil. इनमें से मोस्टली जो थे वो तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि बाउंस बैक कर गए और कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने एंगल को थोड़ा सा चेंज कर लिया, यानी वो डिफ्लेक्ट हो गए। अब ये चीज़ हमें कैसे पता चली कि ये यहाँ पे पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं, इतने पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं और इतने जो हैं वो बाउंस बैक हुए हैं? क्योंकि इसके सामने हमने एक स्क्रीन रखी हुई थी, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये इसको हमने इस तरह से स्क्रीन से कवर किया हुआ था इस गोल्ड फॉयल को। तो जब ये पार्टिकल्स यहाँ से इस पर स्ट्राइक किए तो सामने स्क्रीन पर ग्लो प्रोड्यूस हुआ। ये पार्टिकल यहाँ से आया, यहाँ पे एक ग्लो प्रोड्यूस हो गया, यहाँ से ये पार्टिकल आया, यहाँ ग्लो प्रोड्यूस हो गया, यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे आया तो यहाँ ग्लो प्रोड्यूस हो गया। लेकिन जब ये पार्टिकल यहाँ से आया और ये बाउंस बैक हो गया तो इसका ग्लो स्क्रीन में किसी इस हिस्से पे प्रोड्यूस हुआ होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ होगा।
इसी तरह यहाँ ये वाला पार्टिकल जब स्ट्राइक करता है आकर यहाँ पे, तो ये इसका ग्लो कहीं यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इसके सामने नहीं होता, जबकि हम तो इसको स्ट्रेट लाइन में भेज रहे थे ना, रेडिएशन को हम एक बीम की फॉर्म में यहाँ से भेज रहे थे, तो ये ग्लो सारा का सारा यहाँ पे एक जगह पे प्रोड्यूस होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे कुछ ऐसे स्पॉट्स आए जो खाली थे और कुछ ऐसे स्पॉट्स थे जहाँ हम रेडिएशन भेज भी नहीं रहे थे, वहाँ फिर भी ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये चीज़ एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से जो है वो रेडिएशन अपना बिहेवियर शो कर रही हैं। सो इनमें से मोस्टली रेडिएशन का ग्लो बिल्कुल उनके सामने प्रोड्यूस हो रहा था, यानी वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही थी, लेकिन थोड़ी सी रेडिएशन थी जो डिफ्लेक्ट बैक हो रही थी और बहुत ही थोड़ी थी जो बाउंस बैक हो रही थी। और रेडिएशन तभी बाउंस बैक होगी या पार्टिकल तभी बाउंस बैक होगा जब उसको किसी हार्ड सरफेस को फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हार्ड सरफेस सेंटर में, जिसको आज हम जानते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ से आकर रेडिएशन यहाँ पे जब इसके साथ स्ट्राइक करती है और इसके मिडिल पोर्शन में समवेयर लाइक हियर, जब यहाँ पे ये स्ट्राइक करती है तो इसको बिल्कुल वापस जाना पड़ेगा, बाउंस बैक करना पड़ेगा। और अगर ये यहाँ पे किसी कॉर्नर पे आती है तो फिर इसका थोड़ा सा जो है वो एंगल चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिक ऑब्जर्वेशंस थी जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से हमें पता चली। और इन ऑब्जर्वेशंस को सामने रखते हुए एक नया एटम का मॉडल जो है उसको सजेस्ट किया गया, जिसको रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कहा गया। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो था ये प्लम पुडिंग एक्सपेरिमेंट या प्लम पुडिंग मॉडल को गलत साबित करता था। द एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम वाज नॉट करेक्ट। प्लम पुडिंग मॉडल ये कहता था कि हमारे पास एक सी ऑफ प्रोटॉन्स हैं, पूरी सरफेस पे प्रोटॉन्स बिखरे हुए हैं और उसके अंदर समवेयर किसी किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। लेकिन रदरफोर्ड्स मॉडल ने ये साबित किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो रेडिएशंस जो कहीं कहीं से बाउंड बैक करती हैं और कहीं कहीं से डिफ्लेक्ट होती हैं, और वो होती भी मोस्टली सेंट्रल पार्ट से हैं, वो ये चीज़ शो करती है कि वो जो थिक मैस है जो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है कि रेडिएशंस को वापस भेज दिया जाए, वो समवेयर इन द सेंटर ऑफ द एटम प्रेजेंट होगा यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरह का कुछ मॉडल जो है वो पेश किया गया रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट हमारे सामने आए उनको पोस्टुलेट किया गया तो वो कुछ इस तरह से थे। Since most of the particles passed through the foil undeflected, therefore most of the volume occupied by the atom is empty. जैसा कि हमने देखा कि मोस्टली पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेडली पास कर गए थे, इसका मतलब था कि उनके रास्ते में कोई हर्डल नहीं थी, यानी वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, तो मतलब एटम के अंदर ज़्यादातर वॉल्यूम जो है वो एम्प्टी है, वहाँ कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, स्पेसेस हैं। The deflection of a few particles proved that there is a center of positive charges in an atom, which are called nucleus of the atom. बहुत थोड़े पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट किए या मूव बैकवर्ड किए, इसका मतलब था कि इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं जो कि इसको वापस मोड़ देते हैं, और वो जो पार्टिकल्स मूव बैक कर रहे थे वो वाले पार्टिकल्स थे जो एटम के सेंटर पे जाके स्ट्राइक कर रहे थे। तो मतलब वो हार्ड मैस, वो सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस सेंटर ऑफ द एटम में पड़ा हुआ है, और उस सेंटर को नाम न्यूक्लियस का दिया गया। The complete rebounds of a few particles shows that the nucleus is very dense and hard. Atoms का complete rebounds हो जाना, helium particles का completely वापस मुड़ जाना, ये चीज़ शो करता है कि एटम एक हार्ड पर डेंस स्फीयर है, तभी तो वो चीज़ों को बिल्कुल वापस मोड़ देता है। Since a few particles were deflected, it shows that the size of the nucleus is very small as compared to the total volume of the atom. हाँ, लेकिन उन वापस मुड़ने वाले एटम्स की तादाद, उन वापस मुड़ने वाले पार्टिकल्स की तादाद बहुत थोड़ी थी, जो ये चीज़ शो करती थी कि वॉल्यूम ऑफ दैट हार्ड डेंस न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। उस हार्ड डेंस न्यूक्लियस का प्रोपोर्शन एटम के अंदर बहुत थोड़ा सा है, बाकी सारा एटम खाली है या वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन वो जो डिफ्लेक्ट करने वाली चीज़, वो हार्ड मैस है, वो बहुत थोड़े से सरफेस पे प्रेजेंट है। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट ये था, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो प्रोटॉन्स हैं वो अपनी जगह फिक्स्ड हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी जगह फिक्स्ड हैं, लेकिन अब हमें ये चीज़ पता चली इस मॉडल से कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के इर्द गिर्द, एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं।
An atom as a whole is neutral, therefore the number of electrons in an atom is equal to the number of protons. ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक जनरल सी बात थी कि एटम एज अ होल न्यूक्लियस है, तो इसके मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो इनका नंबर एक जितना होगा तो तभी ऑपोजिट चार्जेस इन द सेम नंबर एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एज अ होल न्यूट्रल लाएंगे ना, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स जितने नंबर में होंगे उतने ही नंबर में प्रोटॉन होंगे. Except electrons, all the fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleons. Electrons के अलावा बाकी जितने भी fundamental particles हैं वो nucleus में lie कर रहे हैं और उनका नाम nucleons है. Drawbacks. According to the classical theory of radiation, electrons being the charged particles should release or emit energy continuously and they should be ultimately fall into the nucleus. रदरफोर्ड ने प्लानिटरी मॉडल प्रेजेंट किया था, लाइक जिस तरह जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं और कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं. क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशंस ये कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो किसी सरफेस के इर्द गिर्द कंटिन्यूसली मूव भी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको कंटिन्यूसली एनर्जी भी इमिट करनी पड़ेगी. और अगर ऐसा होता, कंटिन्यूसली कोई भी चीज़ जब एनर्जी इमिट करेगी तो डेफिनेटली उसके अंदर एक लिमिट है ना एनर्जी की, तो उसके बाद वो एनर्जी खत्म हो जाएगी एंड देन अल्टीमेटली उस चीज़ को फॉल कर जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर. If the electrons emit energy continuously, they should form continuous spectrum, but in fact the line spectrum was observed. अगर ऐसा है, अगर वो continuous energy emit कर भी रहा है तो उसको स्पेक्ट्रा तो continuous energy का देना चाहिए ना, लेकिन एटम continuous स्पेक्ट्रा नहीं देता. एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो लाइन स्पेक्ट्रा देता है. सो ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक था. नो डाउट जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो एक बहुत अच्छा मॉडल था और इस मॉडल ने हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए, इसने फर्दर स्टडीज़ की राहें हमवार की, लेकिन इसके ये दो बेसिक ड्रॉबैक्स थे जो ये चीज़ सजेस्ट कर रहे थे कि इसमें फर्दर भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं. एटम का स्ट्रक्चर यहाँ पर कन्फाइंड नहीं हो जाता, हमें इसमें मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करने हैं. क्वेश्चंस दैट वर लेफ्ट अनआंसर्ड. इस मॉडल से दो बेसिक क्वेश्चन थे जो हमारे सामने आए जिनके ये मॉडल जवाब नहीं दे पा रहा था. हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और व्हाई आर एटम्स स्टेबल. अगर हम इस मॉडल को फॉलो करते हैं तो या तो एटम को कोलैप्स कर जाना चाहिए जो कि हकीकत में नहीं होता, तो फिर एटम स्टेबल कैसे है, इस चीज़ को ये मॉडल जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था. क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि व्हाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम. एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है. इस मॉडल के अकॉर्डिंग एटम को कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा देना चाहिए था, तो वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा क्यों नहीं आता, लाइन स्पेक्ट्रा क्यों है, किस तरह से आता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, इस चीज़ को भी रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल डिस्क्राइब नहीं कर पाया. नो डाउट ये एक बहुत अच्छा मॉडल था, इसने फर्दर स्टडीज़ के लिए राहें खोली, इसने हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए और हमें एक बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ एटम दिया. डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई इस स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए, और भी बहुत सारी जो थी इसने एडवांसमेंट्स की, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर यहाँ पर डिसाइड नहीं हो पाया. साइंटिस्ट ने कहा कि इसके अलावा कोई और भी मॉडल होना चाहिए एटम का, ये मॉडल ठीक नहीं है. तो फिर एटम के मॉडल का क्या डिसीजन हुआ, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो हमने किस तरह से डिस्कस किया, डिस्कवर किया, इस चीज़ को देखने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो तक का इंतज़ार करना पड़ेगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़. Please don't forget to subscribe our channel and like it and share it and comment your queries in the comment section and take care of yourself. Allah Hafiz.